हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 में पहले 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं जितने भी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं सॉल्व करके दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा कि क्वेश्चन गलत बताया गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अगर मैं गलत होंगी तो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देके आपको वहां उस आंसर को करेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारा जो 76 क्वेश्चन होगा वो है, A bacterial colony grows most commonly by cell division. The change in the population due to cell division is an actively growing colony is dn is equal to lambda g and dt. What would be the population of bacterial colony at time t if n naught is equal to n and t is equal to 0? तो हमें इस पे बताना है कि जो बैक्टीरियल कॉलोनी आफ्टर दिस टाइम कितनी होगी। तो ये हमें इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है डी एन इज इक्वल टू लेमडा जी एंड डी टी। तो हम पहले n को एक तरफ लेके आएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी डी एन बाई एन विच इज़ इक्वल टू लेमडा जी डी टी। अब हम इसको जो हमें लिमिट दी गई हैं उनके बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो n टू एन नॉट और आपके पास क्या आएगा t टू 0। तो हमारे पास ये लिमिट दी हैं। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा log n, लिमिट के अंडर रखना है n टू एन नॉट और आएगा यहाँ लेमडा जी और यहाँ टाइम भी लिमिट के अंडर होगा t टू 0। अब हम क्या करेंगे, जब इसका हम इसे सॉल्व करेंगे तो log n आएगा माइनस log n नॉट, उसके बाद आएगा मेरे पास डेल्टा g बाई टी। देन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ log a माइनस log b विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो log का फॉर्मूला होता है log a अपॉन में b। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा log n बाई एन नॉट इज़ इक्वल टू लेमडा जी टी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस log को इस तरफ लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में आएगा। तो n बाई एन नॉट इज़ इक्वल टू e और ये लेमडा जी टी यहाँ आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम जो आपके पास ये n नॉट है इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल लेमडा जी टी। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 6 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टेक्निक इन कॉलम 1 विद देयर अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम 2। तो हमें कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में कुछ यहाँ दिए गए हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं कॉलम नंबर 2 में और यहाँ साथ में लिखा गया कि किसकी डेफिनेशन दी है। तो सबसे बात करेंगे पहले कंडक्टिमेट्री की। तो कंडक्टिमेट्री की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयन इन द सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, जो आयन से रिलेटेड जो भी आपके पास क्या चीज़ें होती हैं उनकी काइनेटिक्स को स्टडी करता है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास, तो हमारा जो फर्स्ट है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट थर्ड के साथ मैच कर रहा है वो पहले ही ऑप्शन में है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम फिर सेकंड देखें तो सेकंड मैच करेगा हमारे साथ 4 के साथ, दैट इज स्टर्ड फ्लो रिएक्टर टू स्टडी द फास्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंक्लूडिंग दोज विद द इंटरमीडिएट एक्युमुलेशन। उसके बाद आता है स्टॉप फ्लो टेक्निक। तो स्टॉप फ्लो टेक्निक हमें हेल्प करती है जितने भी आपके पास फास्ट मिक्सिंग रिएक्शंस होते हैं, रैपिड एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, तो उनके लिए स्टॉप फ्लो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। देन हमारे पास आता है पोटेंशियोमेट्री। तो जो पोटेंशियोमेट्री होती है उसका जो काम है वो है ऐसे रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करना जिनके पास कायरल रिएक्टेंट होते हैं जो कि रसमिक प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कैटालिटिक पॉइजन। तो कैटालिटिक पॉइजन वो चीज़ होती है जिनको रिएक्शन की स्पीड को कम करने के लिए डाला जाता है। तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी? ऑप्शन है इट इज़ स्ट्रांगली कैमिजॉब्स, यानी सही है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एक्टिव साइट, ये भी बिल्कुल सही है। इट इन्हांसेस द एफिशिएंसी ऑफ कैटालिटिक प्रोसेस, ये गलत है, इन्हांस नहीं करती है, उसे रिड्यूस कर देती हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंड इट हैज़ द हाई एफिनिटी फॉर द कैटालिस्ट सरफेस, ये भी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79, चूज द करेक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर ओनली इंटेंसिव। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो
इंटेंसिव हैं, यानी जो सिर्फ वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द मास, और यहाँ देखनी है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारा जो 79 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया और डेंसिटी हो गई, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाकी देखा जाए गिव्स एनर्जी, यहाँ गिव्स एनर्जी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और आपके पास यहाँ इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, इसमें से कौन सी हेस लॉ की एप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन में था टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एलोट्रॉपिक चेंज रिएक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी यूजिंग बॉर्न हेबर साइकिल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए भी हेस लॉ इस्तेमाल किया जाता है। टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है ये एक तरह का काइनेटिक प्रॉपर्टी है, हम और हेस लॉ थर्मोडायनामिक्स से डील करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। Next question is 81. Which one of the following gases warm up upon Joule-Thomson expansion at room temperature at 300 Kelvin? तो अगर रूम टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है तो इनमें से कौन सी गैस है जो वार्म हो जाएगी? तो आपके पास एक हाइड्रोजन गैस है जो वार्म हो जाएगी, क्योंकि इसका जो खुद का टेम्परेचर होता है वो होता है 193 केल्विन। तो जब ये 193 केल्विन इसका इन्वर्जन टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना है, आपके पास 300 केल्विन है, तो जैसे ये रूम टेम्परेचर के प्रेजेंस में आएगी, क्योंकि इसका इन्वर्जन टेम्परेचर 193 है, तो ये हीट अप हो जाएगी और इसी की क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। हीट होने के बाद एक्सपैंड हो जाएगी, तो आपके पास जो 81 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 82, अ हीट पंप वर्किंग ऑन द कारनोट साइकिल मेंटेन द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट 22 डिग्री सेल्सियस बाय सप्लाइंग 450 किलो जूल per second. If the outside temperature is 0 degree Celsius, what will be the approximately the heat taken in kilojoule from the outside air? तो हमें बोला जा रहा है कि एक हीट पंप काम कर रहा है कार्नोट साइकिल में, जिसने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस का। अगर हम उसको इतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो इतना है, तो कितना हीट उन्होंने क्या होगा लिया होगा। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कितनी हीट आती है। 22 क्वेश्चन में जो हमें हाई टेम्परेचर दिया है वो हमारा है 22 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 295.15 आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो लो टेम्परेचर दिया है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273.15 केल्विन आंसर आएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो हमने अब हीट निकालनी है हाई और लो टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे तो हमने हीट दे रखी थी 450 किलो जूल पर मोल की। अब हमें क्या निकालनी है, लो टेम्परेचर के लिए हीट निकालनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा QH मल्टीप्लाई बाय T, जो हमारे पास टेम्परेचर है, जो कि लो आपके पास टेम्परेचर था और ये हमारे पास आ रहा है हाई टेम्परेचर। तो बस हमने वैल्यू पुट करनी है। तो QH हमारे पास 450 है, हमारे पास यहाँ 273.15 एंड यहाँ टेम्परेचर आएगा 295.15 और हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी वो आएगी 416.44 किलो जूल। तो हमारे पास 82 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास 416 पॉइंट समथिंग आपकी हीट आई थी, तो 417 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, एज्यूमिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइज on the perfect crystal, what would be the absolute molar entropy of a crystalline solid at 50 Kelvin temperature? और हमें मोलर हीट कैपेसिटी प्रोवाइड की है 80 क्यूब और बाकी हमें ए की वैल्यू भी प्रोवाइड की है। तो हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मोलर एंट्रोपी निकालनी है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड की 50 केल्विन टेम्परेचर पे। तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो जो फार्मूला होगा एंट्रोपी निकालने का वो हमारे पास है CP/T dt। अब हमारे पास जो CP की वैल्यू दी है वो दी है AT का क्यूब और A की जो वैल्यू दी है वो हमारे पास दी है 0.002 जूल केल्विन और इसकी वैल्यू है मोल इनवर्स और हमारे पास जो टेम्परेचर दिया है वो दिया है हमारे पास 50 केल्विन। अब हम बस वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो हमारे पास जो आएगा दैट इज़ यहाँ हमारे पास आएगा 50 और फिर मेरे पास यहाँ होगा 0, जो टेम्परेचर रेंज दी है हमें, ये एंट्रोपी का सिंबल है S, देन AT क्यूब और उसके बाद यहाँ T और दिस इज़ T/D। तो यहाँ से एक T कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो है 50/0 इंटीग्रेट कर रहे हैं AT का स्क्वायर एंड दिस इज DT। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारी जो एंट्रोपी मिलेगी वो मिलेगी T
का जो हमारे पास आ रहा है क्यूब बाय 3 और यहाँ मेरे पास आएगी 50 बाय 0 लिमिट। और इसके बाद अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ए की जो वैल्यू दी थी वो 0.002 थी और जो हमारे पास 50 है वो 3 बार है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 का क्यूब लेना पड़ेगा अपॉन में 3। और अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट आंसर विल बी 83.33 किलो जूल। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच करेगा। तो 83 का जो हमने अभी सॉल्व किया तो वो ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, तो 83 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 84। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट 8 डिग्री सेल्सियस इज 2.7 Kelvin Pascal and its enthalpy of vaporization is 42.7 kilojoule per mole. What will be the approximate vapor pressure at 25 degrees Celsius for this liquid vapor transition? और हमें A की वैल्यू प्रोवाइड की है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पर और हमें बाकी वैल्यू प्रोवाइड करी है। तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमें जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला रहेगा, सबसे पहले हम डाटा सारा लिख लेते हैं क्या क्या दिया है न्यूमेरिकल में, फिर हम फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो T1 टेम्परेचर दिया था वो दिया था 8 डिग्री सेल्सियस और अगर हम इसे केल्विन में लिखेंगे तो आएगा 281.15 केल्विन। उसके बाद अगर हम देखें P1 जो प्रेशर दिया गया था वो दिया था 2.7 केल्विन पास्कल। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टेम्परेचर दिया है वो दिया है 25 डिग्री सेल्सियस और अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो आएगा 298.15 केल्विन। और अब हमारे पास जो डेल्टा एच दी है वेपोराइजेशन की वो हमारे पास दी है 42.7 किलो जूल पर मोल। इसको मैं जूल पर मोल में कन्वर्ट करूँगी तो 42,700 जूल पर मोल आएगा हमारे पास आंसर। और जो आर आपके पास दिया गया है यानी गैस कांस्टेंट वो होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, वो आर की वैल्यू है ए की नहीं। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो है log P2 बाई P1 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एच और ये वेपोराइजेशन के लिए दी है हमें और यहाँ आएगा आर गैस कांस्टेंट और 1/T1 माइनस 1/T2। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर। तो हमारे पास जो जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे। तो हमें वेपर प्रेशर निकालना है यानी P2 निकालना है, हमें 2.7 पहला P1 प्रेशर दिया गया है, डेल्टा एच हमें दी है 42,700 और हमारे पास R की वैल्यू है 8.314 और जो हमारे पास टेम्परेचर रेंज होगी वो होगी 281.15 माइनस हमारे पास जो दूसरी टेम्परेचर रेंज है T2 दैट इज़ 298.15। तो अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा log P2 अपॉन में 2.7 विच इज़ इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 1.037। अब हम इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ P2 बाई 2.7 और यहाँ जाएगा 1.037 और इसको सॉल्व करने के बाद जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगी तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएंगी 2.82। तो अब जब मुझे P2 निकालना है तो 2.82 मल्टीप्लाई करेगा 2.7 के साथ जो कि मेरा आंसर आएगा 7.6 केल्विन पास्कल। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देखते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शन के साथ मैच करता है ये। तो 84 का जो हमारे पास आंसर आया है 7.6, तो ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। 7.6 नहीं दिया लेकिन अगर इसके क्लोजेस्ट ऑप्शन देखें तो 84 का डी करेक्ट होगा, बट करेक्ट आंसर इसका 7.6 ही बनेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो सबसे क्लोजेस्ट वन था 8.9 वाला, तो इसीलिए 84 का हम कौन सा ऑप्शन करेंगे, डी करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85। द लेड सिल्वर सिस्टम इज स्टेटेड एज सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम। व्हाट इज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर इन लेड बिलो द यूटेक्टिक टेम्परेचर। तो हमें पूछा जा रहा है कि यूटेक्टिक टेम्परेचर के नीचे सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो, कोई भी आपके पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो आपके पास जैसे ये लेड और सिल्वर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो आपके पास सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में एक दूसरे के साथ मिसिबल रहते हैं, सॉलिड स्टेट में मिसिबल नहीं रहते। तो इसीलिए जब आपका मिक्सचर जिसमें सिर्फ सॉलिड लेड और सिल्वर दिया गया है वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बिल्कुल जीरो होगी, बिलो यूटेक्टिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 86। इन द फेज डायग्राम ऑफ NaCl एंड वाटर सिस्टम विच कर्व रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड द सैचुरेशन सिस्टम। तो हमें बताना है कि कौन सी यहाँ कर्व है जो कि आपका इक्विलिब्रियम बता रही है, सोडियम क्लोराइड और वाटर जो आपका सॉलिड फॉर्म में था और सैचुरेटेड सोल्यूशन जो इन दोनों ने बाद में बना लिया, तो कौन सा आपका
करेक्ट बताया जा रहा है, कौन सी कर्व। तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास अगर हम देखें तो जो ए बी कर्व है, जो हमें ये ए बी कर्व दी गई है, ये है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कर्व। क्यों बनी होगी? क्योंकि जैसे हमने पानी में नमक को ऐड करा, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था वो कम हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास जो कर्व बी सी दी है, जो हमारे पास ये कर्व बी सी है, इसे सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं, जिसमें आपका जो NaCl है वो आपका क्या होगा इक्विलिब्रियम में रह रहा है NaCl और अपने सोल्यूशन के बीच में, यानी NaCl, और बाद में जब वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो आपका क्या हो रहा है, ये यहाँ इक्विलिब्रियम में रह रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पास पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट, और जो मेरे पास पॉइंट सी है दिस इज कॉल्ड पैरीटेक्टिक पॉइंट। तो आपके पास जो 86 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर आएगा वो होगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, द सॉल्युबिलिटी कर्व और ट्रांजिशन कर्व बिटवीन द यूटेक्टिक पॉइंट एंड द पैरीटेक्टिक पॉइंट एट 0.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Next question is 87. What will happen for a real gas at a constant temperature when pressure approaches to 0? तो real gas को क्या होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और प्रेशर 0 को अप्रोच कर रहा होगा। ऑप्शन में था फ्यूगेसिटी बिकम इक्वल टू प्रेशर, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट अप्रोचेस टू 0, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट अप्रोचेस इन्फिनिटी, या फ्यूगेसिटी अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो हमारे पास आता है 87 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्यूगेसिटी बिकम इक्वल टू प्रेशर, उसके बराबर ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 88, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF फॉर वाटर इज 1.86 Kelvin per mole. If 0.1 molar solution of a known electrolyte is used, what will be the freezing point of the solution? तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है इसका। तो हमें पता है जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, इट इज़ इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर, और आपके पास साथ में KF आएगा, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और साथ में आएगी मोलालिटी। अब हमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया था, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो I की वैल्यू होती है वो 1 होती है, KF की वैल्यू हमें 1.86 दी थी और 0.1 हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी थी। तो हम क्या करेंगे, इससे डेल्टा TF की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आएगी 0.186 केल्विन। और हमें पता है कि जो हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास ये वैल्यू दी है 0.186, TF नॉट 0 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि वाटर का है, हमें सॉल्वेंट मिला हुआ, और हमें TF कैलकुलेट करना। तो हमारे पास जो TF की वैल्यू आएगी, यानी सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो आएगा -0.186 केल्विन। तो अब देखते हैं किसके साथ ऑप्शन मैच कर रहा है। ये 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89, द वेंट ऑफ फैक्टर रिएक्शन आइसोकोर इज डिराइव्ड बाय अप्लाइंग द गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम लोग वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर को डिराइव करने के लिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है जहां से हम डिराइव करते हैं, तो वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -RT ln Kp। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द करेक्ट नर्नस इक्वेशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन सेल। हमें बताना है इनमें से इस जो कॉन्सेंट्रेशन सेल हमें दिया है उसके लिए करेक्ट नर्नस इक्वेशन कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ सारे ऑप्शन थे, तो 90 का जो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इज इक्वल टू 2RT/F, और हमारे पास लॉग दिया है A1/A2। कुछ सोर्सेज में, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा A2/A1, लेकिन हमें पता है हमें ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन लिखना पड़ता है, तो आपके पास जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की लिमिटेशन ऑफ द हैंडरसन-हैशेलबाल्च इक्वेशन। तो हमें बताना है इसमें लिमिटेशन कौन सी है हैंडरसन-हैशेलबाल्च इक्वेशन की। तो हमारे पास ऑप्शन में था इट कैन नॉट प्रिडिक्ट द pH ऑफ द बफर, नहीं वो इसी काम के लिए है, इक्वेशन इसी के लिए दी है ताकि pH बता पाए। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेसिक बफर्स, इट एज्यूम्स दैट एक्टिविटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो 91 का जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ये, यही इसकी लिमिटेशन है। इट ओनली अप्लाई टू द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक वेस्ट सिस्टम, तो ये भी सही है, लेकिन इट कैन नॉट बी, ये एज्यूम कर लेता है कि जो भी एक्टिविटी उसे रिप्लेस किया जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन से। तो आपका 91 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 92, इफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन अ सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ ग्लास इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस रिगार्डिंग द थर्मोडायनामिक्स ऑफ दिस सिस्टम। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ग्लास इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर देते हैं, तब कौन सा प्राइमरी एडवांटेज हमें मिलेगा। ऑप्शन में था इट मेजर्स द एक्टिविटी
of H positive ion, allowing accurate calculation of delta G. It allow measurement in non-aqueous solvent only. It has a higher standard potential than hydrogen. It eliminate the need of the reference electrode. तो 92 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. इट मेजर द एक्टिविटी नॉट कॉन्सेंट्रेशन. वो एक्टिविटी को मेजर करेगा हाइड्रोजन आयन की, जिससे हमें डेल्टा जी की वैल्यू बहुत एक्यूरेट मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 93. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट बट कैन बी एक्सप्लेन बाय द क्वांटम थ्योरी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इनमें से किसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा जो वेव थ्योरी से, लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम एक्सप्लेन कर सकेंगे. ऑप्शन में था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो 93 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. ये हमें एक्सप्लेन कर देता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. तो जैसे ही एक लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर देती है, और ये हमें बताता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, जब तक वो फ्रीक्वेंसी रीच नहीं होगी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा. तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94. द कॉम्पटन इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन विजिबल लाइट बिकॉज. कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट में नहीं एब्जॉर्ब होता. क्यों? क्योंकि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट इज एब्जॉर्ब्ड not scattered. The resulting wavelength shift is too small compared to the long incident wavelength of the visible light. Visible light is not considered radiation. Visible light photon have too high energy. तो 94 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. जो रिजल्टिंग वेवलेंथ शिफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू लॉन्ग इंसिडेंट वेवलेंथ, इसीलिए वो क्या करता है, विजिबल लाइट में ऑब्जर्व ही नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 95. अ सीरीज ऑफ रोटेशनल लाइन्स आर मेजर्ड इन द फार IR रीजन. द इंटेंसिटी ऑफ द फिफ्थ लाइन इज 6.38 times the intensity of the second rotation line. What is the temperature of the sample? और हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंटेंसिटी ऑफ nth लाइन और इंटेंसिटी ऑफ mth लाइन, जो कि हमें 502 दी गई है. उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 2J+1 एंड 2JM+1 लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई बाई के टी. तो हमारे पास जो रोटेशनल कांस्टेंट बी है ये हमारा रोटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है. अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास जे है एक बार 5 है, ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास दी गई है रोटेशनल लाइन वो हमारे पास कौन सी है, वो है जे इज इक्वल टू 2. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डेल्टा ई निकालनी पड़ेगी. तो इन दो वैल्यू को यूज़ करके हम डेल्टा डी फाइंड करेंगे. तो हमारे पास आएगा 5 + 1 माइनस 2 + 1, यानी J+1 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो अब हमारे पास आता है डेल्टा ई की वैल्यू, वो आएगी मेरे पास 24. अब 24 मैंने J की वैल्यू भी निकाल ली. अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. तो दिस इज I5, यानी जो फिफ्थ लाइन है, इंटेंसिटी ऑफ फिफ्थ लाइन एंड इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड लाइन. तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई बाई 5 + 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस विच इज़ मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल 24B KB/T. 24 की वैल्यू अब हम अभी निकाल के लेके आए हम लोग, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ फिफ्थ लाइन, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 6.38 विच इज इक्वल टू 11.5 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल 24. हमारे पास यहाँ रोटेशनल कांस्टेंट आ रहा है और नीचे मेरे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, वो रहेगी KB की, दैट इज KB/T. उसके बाद मेरे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 6.38 है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है 24B और KB/T. और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24B. इस एक्सपोनेंशियल को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा KB/T. तो एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करके मेरे पास 1.065 मेरे पास आंसर आ जाएगा. उसके बाद हमने बस यहाँ वैल्यू ही पुट करनी है कि कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो हमने दी गई हैं हम इक्वेशन में. तो हमें बस टेम्परेचर निकालना है. टेम्परेचर उधर जाएगा, ये वैल्यू नीचे आएगी. तो अगर हम टेम्परेचर ही निकाल रहे होंगे तो हमारे पास आएगा 24. बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में ही दी थी 55.335 विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 0.048. दिस इज कॉन्स्टेंट KB. ये KB की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट की, एंड दिस इज 1.065 which comes out to be 251.2 केल्विन, और ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा -22 डिग्री सेल्सियस. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. अब देखते हैं ऑप्शन में किसके साथ मैच कर रहा है.
तो जो 95 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी -22 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्व करने के बाद यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 96, मैच द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव सिलेक्शन रूल इन टर्म ऑफ क्वांटम नंबर इन कॉलम 2। तो हमें मैच करने हैं इनके सिलेक्शन रूल्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे NMR। तो हमें पता है जो हमारे पास NMR है, NMR हमारे पास क्या है वो होती है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियस की स्पिन के ऊपर। तो हमारे पास डेल्टा M क्या आएगा +-1। उसके बाद हम EPR की बात करें, जो हमारे पास EPR होती है वो आपके पास डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के ऊपर। तो ये आपके पास सेकंड का ऑप्शन क्या कौन सा आएगा, 1 आएगा। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो वाइब्रेशनल जो आपके पास होता है वो किसके साथ मैच करेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसके बाद आ रहा है प्योर रोटेशनल। तो हमारे पास जो थर्ड मैच करेगा वो 4 के साथ मैच करेगा। और प्योर रोटेशनल किसके साथ मैच करेगी, इसके साथ मैच करेगी। तो 96 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 हमारे पास 3 के साथ मैच करेगा, 2 मेरे पास 1 के पास, 3 4 के साथ, और 4 आपके पास 2 के साथ मैच करेगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा ये। Next question is 97. For an allowed electronic transition where the equilibrium internuclear distance gamma E for the excited state is almost the same as that of ground state, the most intense transition is। तो अगर बिल्कुल ही सेम होगा तो जो सबसे इंटेंस ट्रांजिशन होगी वो आपके पास होगी 0 to 0। तो ये इसका क्वेश्चन आपका ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98, विच लॉ स्टेट दैट ईच molecule taking part in a chemical reaction absorb exactly 1 photon of radiation। तो जो हमारे पास ऑप्शन था वो था स्टार्क आइंस्टीन लॉ, ग्रॉटस ड्रैपर लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ या बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो 98 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो 98 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ क्वांटम यील्ड्स फॉर फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, नॉन रेडियोएक्टिव डिके इज ऑलवेज। तो आपने ये बताना है कि इन दोनों का जो इन सब का जो क्वांटम यील्ड का सम होता है वो कितना आता है। तो इन सब का सम 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, द टेम्परेचर मेथड अलॉट द सेपरेशन ऑफ मोलर पोलराइजेशन इनटू विच 2 कंपोनेंट्स। तो हमें बताना है कौन से 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है। ऑप्शन में था वेक्टर एंड स्केलर पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट पोलराइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक एंड एटॉमिक पोलराइजेशन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंड्यूस्ड एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो आज इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।